Hello everyone, a very good evening. I'm Amrita Raval and I teach you all biology for class 12, NEET examinations and other Olympiad level examinations for class 9 and 10. Dear students, we are trying to cover up each and everything on our channel and I am here with one chapter of your class 12 biology portion which is coming in the CBSE term 2 examinations this year. This is organisms and population. तो आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। जो बच्चे सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो तो ये चैप्टर पढ़ ही सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, बिकॉज आई डू नॉट लीव अ सिंगल लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, मैं एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़ती हूँ पढ़ाते समय। आई ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम पॉसिबल थिंग्स, जिसमें कि कोई डिस्क्रिप्टिव बात लिखी है, कोई समझाने वाली बात लिखी है, हर चीज कवर अप करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ये एक बहुत इजी चैप्टर है देखा जाए तो, पर इसमें काफी सारी चीजें ऐसे होते हैं जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड होते हैं rather than biology related, and इस कारण से इसको कॉन्सेप्चुअली समझना और याद रखना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। So let's proceed with session now. Dear students, organisms and populations के बारे में हम बात करते हैं जब, तब हम हमारे आसपास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास में काफी सारे बर्ड्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली आवाजें अलग अलग टाइप की लगाते रहते हैं। किसको आवाज लगा रहे होते हैं वो? ठीक है, ये बर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, चिरपिंग साउंड्स, ये क्या आपस में बात कर रहे होते हैं? ये कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं? ऐसे जब हम नेचर को आसपास ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी माइंड में हजारों क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इतना सुंदर कैसे होता है फ्रूट? ठीक है, इतनी ग्रीन कैसे होती है ग्रास? है ना? ये सारे क्वेश्चंस, ये प्लांट्स जो है इनमें कुछ प्लांट्स की फ्लावर येलो क्यों होते हैं, किसी के रेड क्यों होते हैं, किसी के व्हाइट क्यों होते हैं? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन स्ट्राइक आवर माइंड जब हम नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। So the birds are chirping, as you all can see, and why the birds are chirping and how the birds are chirping, there can be two questions of two different kinds which can come in our mind. पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आया how वाला है। ठीक है, ये how do the birds sing? ठीक है, बर्ड्स जो है कैसे सिंग कर रही हैं? एंड ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बच्चों जनरली एनाटॉमी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल फंक्शनिंग रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हाउ डू वी स्पीक, I will say I have vocal cord and therefore I am able to produce speech, isn't it? Therefore, the birds will also have something like a vocal cord structure that is not larynx in them, that will be syrinx in them. syrinx की मदद से ये bird जो है ये गाना गा सकते हैं, वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। But then a question comes in my mind, why do the birds sing? तो ये क्वेश्चन थोड़ा फिलोसॉफिकल नहीं लग रहा है? देखिए, कई बार ज्यादा फिलोसॉफिकल लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे क्यों होता है, ये फिलोसॉफिकल टाइप फील हो रहा है। बट इसका भी एक कॉन्सेप्चुअल आंसर है कि बर्ड्स इसलिए सिंग करते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड द मेट्स। ठीक है, सो दे विल प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम so that the opposite partner of the same species will get attracted to them and will come to them. ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने मेट्स को बुलावा दे रहे हैं ऐसे आवाज प्रोड्यूस करके। अच्छा, इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन बिगिनिंग होता है वैसे ही कि व्हाई डू द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर? जो फ्लावर्स रात में खिलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखते हैं, रजनीगंधा हो गया, काफी सारे फ्लावर्स जो कि रात में खिलते हैं, रात रानी हो गया, ये सब प्लांट्स व्हाइट कलर के क्यों फ्लावर्स देते हैं? बिकॉज इसका रीजन भी हो सकता है बच्चों, एक कॉन्सेप्चुअल बात हो सकती है कि रात में खिलने वाले फ्लावर जो हैं वो कलरफुल नहीं हो सकते, वो व्हाइट इसलिए होने चाहिए बिकॉज ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट कॉन्ट्रास्टिंग सबसे बेस्ट कलर व्हाइट जाता है। ठीक है, अगर कोई फ्लावर जो है उसका पॉलिनेशन करवाना है तो वो इंसेक्ट्स के लिए विजिबल होना चाहिए। रात में देखने वाले ऑर्गेनिजम्स की आंखों में कलर डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी इतनी नहीं होती जितना कि वो सिर्फ डार्क और व्हाइट को जज कर सकते हैं।
इस कारण से नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स और जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं इंसेक्ट्स के अलावा, जैसे कि बैट हो गया, ठीक है, आउल्स हो गए, जो रात वाले पॉलिनेटिंग एजेंट्स जागते हैं रात में, नॉक्टर्नल एनिमल्स, वो इनको आराम से ढूंढ सके। ठीक है, तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स व्हाइट क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। ओके, चलो अब हम और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। हाउ डू दी हनी बीज जज विच फ्लावर हैज मोर नेक्टर इन इट? हनी बीज कैसे जान लेती हैं कि ये वाले फ्लावर के पास ज्यादा नेक्टर है, ये वाले फ्लावर के पास में कम नेक्टर है? बच्चों, हनी बीज जो है इनके पास में कुछ अपैरेटसेस होते हैं जो कि नेक्टर सकिंग होते हैं। ठीक है, शुगर के लेवल को चेक करना इन्हें आता है। ओके, और हनी बीज और कैसे फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोग एनिमल किंगडम के एक पोर्शन में कवर अप करते हैं जहां पर हम इंसेक्टा पढ़ते हैं। तो हनी बीज के पास में एक प्रॉपर अपैरेटस होता है, ठीक है, और वो अपैरेटस होता है इनके पास में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ अपैरेटस, माउथ पार्ट जो होते हैं, वैसे इनके पास में भी पियर्सिंग तो नहीं है, पर सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इनके पास में होता है। इसी को साइफोनिंग टाइप भी बोलते हैं। बटरफ्लाइज के पास में भी ऐसा होता है, और हनी बीज के पास में भी साइफोनिक की पॉसिबिलिटी होती है। स्ट्रॉ टाइप स्ट्रक्चर होता है जिनके पास में माउथ पार्ट में, जिससे कि ये नेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो और भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कैक्टसेस के पास में ये बहुत सारे कांटे कांटे क्यों प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी प्रेडेटर, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हाउ डू दी चिक्स नो दैट दिस इज माय मदर? ठीक है, जो बेबी हेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो बर्ड्स के बेबीज हैच होते हैं एग से, वैसे ही वो कैसे जान लेते हैं कि ये हमारी मदर है? There must be some emotional connection built in them which is able to make them feel this is the mother, because mother is definitely going to take care about the progeny. Parental care show करेगी mother, maternal care show करेगी, right? There are so many questions which can be seen जब हम नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास में एक डेफिनेशन है इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है, बहुत बड़ा वाइडर एस्पेक्ट पे देखे तो, और ये ऐसा साइंस है जो कि ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन, दोनों को स्टडी कर रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या मैं बोलूं कि ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन मतलब बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में बात हो रही है, कि एक बायोटिक फैक्टर दूसरे बायोटिक फैक्टर के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं डेफिनेटली। हमने देखा है कि जैसे कि हम बात करें प्रेडेटर की, ठीक है, तो cows are dependent on herbaceous plant, like we can say that cows are eating the herbaceous plant is a kind of interaction between a biotic and biotic factor, right? One organism and another organism. As I can also say malaria is caused by the vectors mosquitoes, ठीक है, तो mosquitoes will interact with the human, isn't it, for the sucking of blood, piercing of blood, और इसके कारण से बायोटिक इंटरेक्शन हुआ। तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन है ये भी स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है ये भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये इकोलॉजी के अंदर दोनों ही चीजें को साथ में साइमल्टेनियसली स्टडी किया जाता है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास में इकोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ये होता है डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स क्या प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। और बायोम्स को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा और बेसिक जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर जितने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट हैं, क्या वहां सभी जगह पर सेम टाइप का वेदर सेम टाइम पे होता है? देन आंसर विल बी नो, राइट, बिकॉज हर जगह सीजनल वेरिएशंस रहते हैं, वेदर वेरिएशंस रहते हैं। ठीक है, कुछ जगह पोलर आइस कैप जैसे हो सकते हैं, बिल्कुल ठंडे आइस कवर्ड, कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं जहां कंटिन्यूअस बारिश आती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर सारे सीजन्स ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ में।
तो ये सारे जो वेदर चेंजेस ये हम नोटिस कर रहे हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द मदर अर्थ। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो और सन जो है वो, इनके रोटेशन के कारण से ये सीजन्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट देखो, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियल physiological ecology which tries which tries to understand how different organisms are adapted to environment in terms of not only survival but reproduction। ठीक है, मतलब कि मैंने कहा, मान लेते हैं कि एक फिश है, ठीक है, ये फिश जो है ये रहती है वाटर में, ये फिश रहती है फ्रेश वाटर में, ठीक है, ये फिश मैराइन वाटर में नहीं रह पाती। ओके, अच्छा, ये फ्रेश वाटर में रहती है तो इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता होगा रहने के लिए, इसको प्रॉपर पीएच चाहिए होता होगा रहने के लिए, रहने के लिए खाना भी चाहिए होता है, फूड, और इन सब के अलावा सर्वाइवल के लिए इन्हें और भी जो रिक्वायरमेंट्स होती होंगी वो फुलफिल करनी पड़ती होंगी। पर ना ही सिर्फ सर्वाइवल, इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए, अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए भी इनके पास में काफी सारे चैलेंजेस होते होंगे, और एनवायरनमेंट उनको सारे के सारे वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है जहां पर वो सस्टेन कर सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। ठीक है, तो ecology at organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। हम अभी ये पढ़ेंगे, मान लो कि डेजर्ट के अंदर जो है हमारा कैंगरू रैट रहता है, कैमल रहता है, तो वो वहां क्यों रहता है और वहां रहता है तो सर्वाइव कैसे करता है, और सर्वाइव कर लेता है तो क्या वो सिर्फ सर्वाइव कर पाता है या वो रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिज्म जहां रिप्रोड्यूस करेगा वहीं पर वो रहना प्रेफर करेगा, बिकॉज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो कंटिन्यू कर पाएगा उसी को नेचर सिलेक्ट करने वाले। ठीक है, अच्छा, यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ अवर प्लैनेट around the sun and tilt of axis causes annual variations in intensity and duration of temperature resulting in distinct seasons। देखो, ये मैंने एनसीईआरटी का थ्योरी इसलिए लिया है ताकि इसके अंदर काफी थ्योरी कंटेंट दिया हुआ है बच्चों, हम कोशिश करें कि सारे लाइंस हम कवर अप कर लें। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बातों की जगह बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, इसलिए हमने थ्योरी भी कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो, सन, हम देखते हैं कि सन भी कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है और अर्थ भी उसके आसपास में रोटेट कर रही है, राइट। सन इज अ वेरी ब्राइट स्टार व्हिच इज गोइंग टू गिव सो मच ऑफ रेडिएशंस, जिसके सारे रेडिएशन जो है वो अलग अलग प्लैनेट्स पे पड़ रहे हैं, अर्थ पे भी पड़ रहे हैं। ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सनलाइट हिट डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ causing yearly change in climate called as season। जैसे कि सन, ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा इस साइड के एरिया पे विंटर चल रहा होगा, इस साइड के एरिया पे समर चल रहा होगा, ठीक है, सन के कांटेक्ट में है तो। अच्छा, इधर ऑटम आ गया, इधर स्प्रिंग आ गया, मतलब सन के रोटेशन के अकॉर्डिंग अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे अलग अलग सीजन चल रहे होते हैं। ठीक है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग आर सम ऑफ देम। सो from here we can see that resulting in distinct seasons, these variations together with the annual variations in precipitation। Now what does precipitation means? Precipitation का मतलब होता है rainfall and snowfall, they are together called as precipitation। ये जो seasonal बदलाव है, साथ साथ में जो rainfall या snowfall है, ये सब मिलकर जो है मेजर बायोम्स बनाती है, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करते हैं, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, इस कारण से मैं सबके इमेजिनेशंस के साथ में आपको इनको डील करवाने वाली हूँ। तो बच्चों, ये पढ़ाने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। बायोम हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे, लेकिन बायोम होता क्या है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा किसी इंडिविजुअल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मान लो कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में मैंने कह दिया, मान लेते हैं कि इंडिविजुअल ह्यूमन है, तो ह्यूमन जो है ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर इसकी लाइफ प्रोसेसेस चल रही होंगी और ये उनके बेसिस पे सर्वाइव कर रहे हैं।
ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन होते हैं ऑफ सेम स्पीशीज दे विल फॉर्म अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, व्हेन organisms of same species combine together, ठीक है, combine together। जैसे कि population of human, population of a particular kind of dog, ठीक है। तो population will be when the organisms of same species are combining together, it will be population। But if I say when the organisms of more than one species will start interacting with each other in a given area, it will be called as a community now। अब हम क्या बोल देंगे इसे, community, ठीक है। तो community के अंदर क्या क्या आ जाता है, organisms of different species starts interacting, different species, ठीक है, not only one species। जैसे कि डॉग, ह्यूमन, काउ, गोट, कैट, प्लांट्स सब इकट्ठे आ गए एक जगह पर हैं, कम्युनिटी बना देंगे, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज टुगेदर combine to form a community, ठीक है। communities will then combine to form the ecosystems। इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, अभी हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करी, लिविंग था, पॉपुलेशन लिविंग थी, कम्युनिटी लिविंग थी। अभी तक मैंने आसपास की चीजों को काउंट करा ही नहीं है, मैंने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करी। लेकिन जब मैं ये बोलना स्टार्ट कर दूं कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन अ गिवन एरिया, तब हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स in a given area। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स विल कंबाइन टू फॉर्म बायोम्स, ठीक है। बायो क्या इंडिकेट करता है बच्चों, बायो इंडिकेट करता है कि पृथ्वी की कोई जगह पर्टिकुलर पे किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऑर्गेनिज्म, तुम इमेजिन करो एग्जाम्पल में पोलार बेयर, तो तुम्हारे इमेजिनेशन में पोलार बेयर कभी जंगल में रहता हुआ नहीं आएगा। तुम पोलार बेयर को इमेजिन करोगे एक ग्लेशियर पे, आइस पे, है ना, बर्फ पे, हमेशा हमारे माइंड में इमेजिनेशन वैसे ही आएगा, करेक्ट। तो बायोम्स का क्या मतलब होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं कहाँ पर वो सस्टेन कर पा रहे हैं, वो बायोम कहलाएगा, ठीक है। तो बायोम विल बेसिकली डील विथ डिफरेंट इकोसिस्टम्स टुगेदर, ठीक है। बायोम्स में डिफरेंट टाइप्स आते हैं हमारे पास में, जैसे कि टुंड्रा, एक्वेटिक, ठीक है। फिर इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एटसेट्रा, बहुत सारे आसन। अच्छा, फिर बायोम्स जो होते हैं दे विल बी नाउ कंबाइनिंग टू फॉर्म द, तो क्या आ जाएगा, अभी बाकी लास्ट एक ही बचा है, बायोस्फीयर। पूरे अर्थ के ऊपर जहां जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं वो सब जगह को साथ में मिला के काउंट करके हम बायोस्फीयर बोल देते हैं, ठीक है। तो टोटल प्लेसेस वेयर living organisms are found on earth together make up biosphere। Okay, so this is all about our organism and its environment basics। So organisms, population, community, ecosystem, biomes and biosphere, I hope now you have got the clarity of all these different terms। Now there is a graph given in the NCERT from which the questions are very frequent, ठीक है। graphical questions are also very frequent sometimes। So ये वाला ग्राफ को समझते हैं हम एक बार। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास में बच्चों जो दिया हुआ है कलरफुल इमेजेस, ये सब डिफरेंट बायोम्स की पिक्चर्स हैं,
ठीक है। अच्छा, बायोम्स के अंदर जहां जहां पर हमने कहा कि ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, ऐसे कितने जगह पॉसिबिलिटीज है, वो सब बायोम्स है। ठीक है, तो बायोम्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन हमें एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है और मीन एनुअल टेम्परेचर हमें वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस, देन -10 डिग्री सेल्सियस, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Temperature is keeping on increasing continuously. Mean annual temperature we are talking about. We all can see that the least temperature is seen in the Arctic and Alpine tundra biome. ठीक है, the maximum temperature can be seen in, now you all imagine sometimes desert, but it is not desert, it will be the grassland. The maximum temperature could be seen in the grasslands. Okay, then mean annual precipitation meaning rainfall और snowfall per centimeter कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम precipitation जो हम देखते हैं वो होता है हमारे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में। ठीक है, डेजर्ट में भी होना चाहिए वैसे तो। एक सेकेंड बच्चों, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो बच्चे लोग इसका आंसर आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा होना चाहिए। इसको एक बार रीचेक करना पड़ेगा मुझे भी। ठीक है, सबसे कम एनुअल प्रेसिपिटेशन आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में होता है। सबसे ज्यादा एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बारिश होती है बिकॉज ऑफ सो मच डेंसिटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, सीन देयर। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। नाउ ये ग्राफ के बारे में जो भी चीजें हमारे पास आती हैं उनको हम डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी बायोम्स हमारे सामने आते हैं उन सबको हम एक एक करके समझते हैं। पहले हमारे पास आता है रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स देयर। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जगह है। अब मैंने कहा पोलर आइस कैप्स है जहां पर हमारे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा प्रेजेंट है, जहां पर बहुत ठंड रहती है, वहां पर कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे वो अलग होंगे। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे वो अलग होंगे। ग्रास लैंड्स में डिफरेंट टाइप के होंगे, डेजर्ट में डिफरेंट टाइप के, कोनीफेरस फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स। कौन से बायोम्स है? Major biomes of India are shown in the figure 13.2 on our planet Earth. Life exists not in a few favorable habitats but in extreme and harsh habitats also. मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर रेंजेस देखते हैं। जैसे मान लो अब थोड़ा सा प्लीजेंट टेम्परेचर रेंजेस हम समझते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में प्लीजेंट टेम्परेचर रेंजेस के अंदर क्या आ रहा है, देखो ये वाला पोर्शन आ रहा है क्या, ये 15, ठीक है, ये 10, ये थोड़ा प्लीजेंट टेम्परेचर रेंजेस लग रहा है ना। 20 के आसपास तक भी विल वर्क, राइट। पर क्या ये -10 डिग्री प्लीजेंट टेम्परेचर रेंजेस है? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, क्या 30 डिग्री के आसपास चले जाए तो प्लीजेंट टेम्परेचर रेंजेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं। और ये मतलब एक मीन टेम्परेचर है। ठीक है, मीन है ये, है ना, ये नहीं सोचना कि ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कई बार 50 में चले जाता है, 49 चले जाता है टेम्परेचर, कई बार इतने हाई भी चले जाते हैं। तो एक प्लीजेंट टेम्परेचर रेंजेस, एक प्लीजेंट प्रेसिपिटेशन रेंजेस के अलावा भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, ठीक है, स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, इतनी ज्यादा धूप है तब भी वहां रह रहे हैं, पानी नहीं है तब भी रह रहे हैं। कई जगह पर इतना पानी है कि मतलब पूरे ड्रेंच्ड है, वहां पर भरा हुआ है पानी, तब भी लोग वहां सर्वाइव कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। डीप ओशन में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, टोरेंशियल स्ट्रीम्स के अंदर जहां पर की जनरली आंधियां आती रहती हैं, टोरेंट्स आते रहते हैं, वहां पर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स में, इनके आइस कवर्ड पोलर एरियाज में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। एकदम हायर एल्टीट्यूड पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, स्टिंकिंग बहुत गंदे बदबूदार कंपोस्ट पिट्स के अंदर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, अलग अलग टाइप। ठीक है, जैसे कि राजस्थान डेजर्ट्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि हमारी बहुत सारे कैंगरू रैट्स जैसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जो कि और कैमल्स सर्वाइव कर सकते हैं।
मेघालय रेन फॉरेस्ट में भी काफी सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मल स्प्रिंग्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि थर्मोफिलस एसिडोफिलस, ठीक है, थर्मोफाइल बैक्टीरियाज जो हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर सकते हैं। सिंकिंग कंपोस्ट पिट्स में न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली different variations will lead to formation of different biomes, and all the biomes will have wide diversity of organisms. Whether the biomes have we can say kind of pleasant temperature and precipitation ranges, or extreme precipitation and temperature ranges, both these areas can see different kind of organisms surviving in them. Okay, so this is one of the very important points. Now, what are the key elements that lead to so much variation in physical and chemical conditions of different habitats? The most important ones will be the abiotic factors like temperature, water, light and soil. ठीक है, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग वेरिएशंस के रिस्पॉन्सिबल हैं, अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट हैबिटेट्स की, ठीक है। We must remember that physico-chemical components alone do not categorize, physico-chemical components alone do not characterize the habitat of an organism completely, ठीक है। सिर्फ फिजिकल और केमिकल कंडीशंस ही डिटरमाइन नहीं करती हैं किसी ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट। द हैबिटेट आल्सो इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर एंड कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं, कई सारे ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहीं और इनहैबिट करते हैं किसी ऐसी जगह पर जिसको हम बायोटिक फैक्टर नहीं बोलते, ए बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। पर अगर मैंने कहा क्या ऐसे पॉसिबल है कि काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर रहते हैं? यस, इट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि हमारी बॉडी के अंदर ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता, ठीक है, इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। इसके अलावा प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटिस्ट है, ये क्या है? पैरासाइट। ये कहाँ रहता है? ये एक्चुअली में दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनहैबिट करता है, एक तो मस्कीटो, एनाफिलीज मस्कीटो जो कि फीमेल मस्कीटो है उसके अंदर रहेगा, और कहाँ रहता है? इन ह्यूमन भी रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ रहने वाले हैं? बायोटिक के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है। फिर कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं काफी सारे। तो सिर्फ मतलब ए बायोटिक कंपोनेंट हैबिटेट नहीं होती, कई बार बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैबिटेट हो जाती है, ठीक है। आप सभी लोगों ने लाइकेंस का नाम सुना होगा, लाइकेंस ट्री ट्रंक के ऊपर ग्रो करती है, मतलब कि लाइकेंस जो है वो भी ऑर्गेनिज्म है और ट्री भी एक ऑर्गेनिज्म है, और दो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट दूसरे बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट हो गया, ओके। So we assume that over a period of time the organisms had through natural selection evolved adaptations to optimize its survival and reproduction in its habitat. जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम बीतता गया वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को रहने में सक्षम बनाया जहां वो रह रहे, और वहां पर प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करने में भी खुद को वो उन्होंने अडेप्ट किया, सक्षम बनाया, ओके। So this is about the different kinds of things which we have seen for the basic. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक समझे, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? हम नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के बायोम समझते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बायोम्स बता रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट बायोम्स हैं। पहला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चों बेसिकली जंगल के जैसे होते हैं, एंड यहाँ पर जो वेदर होता है वो काफी बारिश जैसा रेनी और वार्म वेदर होता है, साल भर बारिश होती है, साल भर रेनी रहता है, साल भर मॉइस्टनेस रहती है, इसलिए वार्म रहता है, ह्यूमिड रहता है। एग्जाम्पल मेघालय फॉरेस्ट, ठीक है, ये रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट है जहां पर बारिश ही रहती है एवरी टाइम, ठीक है। ये एक बायोम हुआ। दूसरा देखते हैं अपन टेम्परेट फॉरेस्ट। बच्चों टेम्परेट फॉरेस्ट में सारे सीजन ऑल्टरनेट करते हैं, ठीक है,
ऑल द सीजन्स विल ऑल्टरनेट थ्रू आउट द ईयर। जब फॉल या ऑटम का सीजन आता है तब सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती है नीचे, ठीक है। और विंटर के समय पर ट्रीज इनएक्टिव होते हैं, नॉन फंक्शनल। और ये ट्रीज फंक्शनल कब होते हैं? इस टाइम के अलावा, मतलब कि समर्स में, रेनी टाइम में, ठीक है। तो ऑटम में सारी पत्तियां झड़ जाएंगी और ठंड के समय पर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिजम्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और वेदर फ्लक्चुएशंस के अंदर भी सर्वाइव कर रहे हैं। चारों सीजन आ रहे हैं, चारों में ये प्रॉपरली रह पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल जो है वहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप सभी लोगों ने टेम्परेट फॉरेस्ट के वॉलपेपर्स डाउनलोड करके जरूर अपने मोबाइल्स में या लैपटॉप पे लगाएंगे, बिकॉज दे लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जब ऑरेंज लीव से पूरा जब फॉल के समय ऑरेंज लीव से पूरा का पूरा ग्राउंड भर जाता है, इजंट इट। देन थर्ड आता है हमारे पास में टाइगा। तो टाइगा बायोम्स जो होते हैं बच्चों, ये ऐसे बायोम्स होते हैं जो कि अर्थ या लैंड के ऊपर लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं। और यहाँ पर कोनिफर्स प्रेजेंट होते हैं, कोनिकल शेप के ट्रीज, जैसे कि क्रिसमस ट्री टाइप के, ठीक है। ऐसे आप देखो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, सारी की सारी क्रिसमस ट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट है ना। ये जगह कोल्ड और ड्राई होती है। एग्जाम्पल विल बी हिमालयन रीजन, ठीक है। तो टाइगा बायोम्स जो होता है यहाँ पर कोनिफर ट्रीज की मैक्सिमम एबंडेंस देखने मिलती है और ठंडा और ड्राई एरिया होता है ये काफी ज्यादा। फिर फोर्थ आते हैं हमारे पास में डेजर्ट बायोम्स। डेजर्ट बायोम्स टेम्परेचर वाइज बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से टेम्परेचर जो है ग्राफ में was maximum in the grasslands, ठीक है। और एनसीईआरटी की ही थ्योरी जो है वो डेजर्ट बायोम्स के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर रिपोर्ट करती है, ठीक है। ये बहुत ठंडे भी हो जाते हैं जब विंटर का समय होता है और बहुत गर्म रहते हैं जब गर्मी का समय होता है। एग्जाम्पल थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिफ्थ, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम बच्चों कोल्ड एंड फ्लैट एरियाज जहां पर कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट होता सॉइल में। जितना कम न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा सॉइल में उतने छोटे पौधे उगेंगे। बड़े बड़े ट्रीज वहां उगते हैं जहां पर सॉइल के अंदर बहुत न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट देखने मिलता। अगर न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट नहीं है तो प्लांट्स का साइज बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो इसके कारण से यहाँ पर छोटे छोटे पौधे देखने को मिलेंगे हमें, जैसे कि मॉस, श्रब, लाइकेन्स एंड ग्रासेस, ठीक है। एग्जाम्पल अनामलाई। अनामलाई टुंड्रा बायोम में काउंट होता है बच्चों। फिर आते हैं ग्रास लैंड्स। ग्रास लैंड्स में सिर्फ ग्रीन ग्रास होती है, यहाँ पर कोई ज्यादा ट्रीज नहीं होते, ठीक है। सो ग्रास लैंड कंटेन्स नो ट्रीज, ओनली शॉर्ट टू टॉल ग्रासेस आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। दी लैंड्स डू नॉट गेट एडिक्वेट रेन टू ग्रो ट्रीज सिंस द वेदर इज यूजुअली ड्राई एंड वार्म। ड्राई और वार्म वेदर है, बिल्कुल पानी नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे, पानी है पर बहुत ज्यादा भीषण बारिश नहीं है, ठीक है। इसके कारण से यहाँ पर ग्रासेस उगती हैं। ग्रासेस स्मॉल से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती हैं साइज में, पर ट्रीज यहाँ पर नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल सवाना ग्रास है, ठीक है। तो ये हो गया एक और बायो। अब आते हैं हमारे पास में फ्रेश वाटर एंड मराइन बायो। तो बच्चों फ्रेश वाटर बायोम का मतलब हो जाता है जहां पर लो सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। इधर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी लेस देन 1%, ठीक है। देन मेराइन बायोम्स के बारे में बात करते हैं। मेराइन बायोम्स जो होते हैं ये लार्जेस्ट बायोम है इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द लार्जेस्ट बायोम इन द वर्ल्ड इज मेराइन बायोम which contains बहुत सारा salt in it, right? And it will cover maximum surface of the earth। 70% के आसपास हमारे पास में marine biomes present होते हैं, जिसके अंदर sea and oceans count होते हैं, ठीक है। So sea and oceans, Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, ठीक है। ये सारे के सारे oceans जो हैं ये fresh water sorry marine biome के अंदर count होने चाहिए। So these are different biomes। Now, what are the key elements that lead to so much variations in the physical and chemical conditions of different habitats?
इसके बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो हमारे माइंड में मेनली 4 ही चीजें आती हैं. वन इज द सनलाइट, वन इज द वाटर, वन विल बी सॉइल, राइट. These 3 things are main, and one is going to be your temperature, ठीक है, as the abiotic factor. तो abiotic factors के अंदर हमारे पास में क्या क्या आ जाएगी? Sunlight. Since we know sunlight is the major source of temperature or heat energy also, but still we'll be studying temperature as different identity, and then we will be studying soil also, soil and water. ठीक है, तो बच्चों ये चारों एबायोटिक फैक्टर समझते हैं. चलो देखो, पहला हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के बारे में. तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वेरी होते हैं? क्या ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट डिफरेंट होते हैं? ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल एबिलिटीज, टेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज वी ऑल नो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं काफी सारी एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन साइकिल्स ऑल्सो. काफी सारी सीजनल ब्रीडर्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने ब्रीडिंग सीजन्स के लिए, है ना. ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स वार्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं. ठीक है, तो मान लो कि इक्वेटर है तुम्हारा. जैसे जैसे हम अर्थ के इक्वेटर से दूर जाते हैं बच्चों, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है ऑन ईदर साइड्स, नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी. ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं क्या कि हमारे पास में इक्वेटर से दूर जाते जाते जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है. ठीक है, तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हमारे पास में आ जाएंगे, ये कोल्ड एरियाज होंगे. ठीक है, फिर इक्वेटर के जस्ट पास वाले एरियाज कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर वाले होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज कहलाते हैं. दे आर वार्म एरियाज, मतलब दे हैव हायर टेम्परेचर. फिर उसके बाद वार्म आ जाता है, फिर कूल और फिर कोल्ड. सिमिलरली ट्रॉपिकल, वार्म, कूल एंड कोल्ड. ओके, तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस. ओके, चलो अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, और हम देख पा रहे हैं ओशन क्रस्ट के अंदर मैग्मा. ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चीजें क्यों दी हुई हैं, इसको देखते हैं. काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो कि कूल, कोल्ड इन एरियाज के अलावा एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, लाइक दी हॉट सल्फर स्प्रिंग्स. ओके, तो ये ऐसे एरियाज जो हैं, यहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं, लाइक थर्मोफाइल बैक्टीरियाज, मेनली आर्की बैक्टीरियाज के वो एक टाइप होता है. ठीक है, तो ये हुआ हॉट सल्फर स्प्रिंग्स. और ये देखो ओशियन क्रस्ट जो होता है, ओशियन बेड जो होता है ना, हमें लगता है कि ओशियन बहुत ठंडा है तो मतलब ठंडा ही चल रहा होगा, ऐसा नहीं है. ओशियन बेड के नीचे 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 बहुत नीचे डीप सी बेड में मैग्मा भी प्रेजेंट होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है. ओके, अच्छा अब कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम समझते हैं. हम इसकी पूरी थ्योरी रीडिंग लगाएंगे, पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स की इमेजिनेशन कर लेते हैं अपन, जैसे कि स्नो लेपर्ड. तो स्नो लेपर्ड आपको देख के लग रहा है कि ये लेपर्ड जो है स्नो एरियाज में पाया जाएगा. क्या आप इसे केरला की फॉरेस्ट में इमेजिन कर सकते हैं क्या? यू आर नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज केरला की फॉरेस्ट जो है वो एक प्रकार से हेवी रेनफॉल इंडिकेट करने वाले हैं, स्नो कवर्ड एरियाज नहीं है. Snow leopards will be found in the snowy areas, like we can say Himalaya, Assam, इन एरियाज में ये ज्यादा पाए जाएंगे. ठीक है, फिर आता है हमारे पास में मैंगो ट्रीज. बच्चों मैंगो ट्रीज जो होते हैं, these will not be found ever in the Canada and Germany. मैंगो ट्रीज एब्सेंट होते हैं कहाँ पर? कनाडा एंड जर्मनी में, क्योंकि मैंगो ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए होता है. कनाडा एंड जर्मनी के अंदर इतना हायर टेम्परेचर अचीव ही नहीं होता. ठीक है, टूना फिश जो हमें ये दिख रही है, ये टूना फिश जो है ये आपको कुछ ही स्पेसिफिक एरियाज में मिलेगी. दिस टूना फिश विल नॉट बी फाउंड इन दी आर्कटिक एरियाज. ठीक है, ये आइस एरिया में नहीं पाई जाएगी.
ओके, सो ये कुछ बातें हमने देखी। क्या देखा हमने बेसिकली यहाँ पर इस डायग्राम्स के हेल्प से कि स्पेसिफिक प्लांट्स स्पेसिफिक गिवन एरियाज में इनहैबिट करते हैं। हर कोई प्लांट हर कोई जगह पर नहीं पाया जा सकता, हर कोई ऑर्गेनिज्म हर कोई एडेप्टेशन नहीं रख सकता, इसलिए वो हर किसी जगह पर नहीं पाया जा सकता। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक रेंजेस होते हैं जहां पर वो सर्वाइव कर पाते हैं और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। उन एनवायरमेंट से बाहर उनको लेके आना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो टूना फिश जो होती है बच्चों, ये वार्म सीज में पाई जाती है, कोल्ड एरियाज में इट कैन नॉट बी फाउंड। ओके ओके बच्चों, अब हम कुछ और बातें समझते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो कुछ एक तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बड़ा टेम्परेचर रेंज में आ जाए उनके सामने तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे उसको, ठीक है। मतलब कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइविंग एबिलिटी जानता हो ऐसा ऑर्गेनिज्म यूरिथर्मल कहलाएगा। वो 10 डिग्री पे भी सर्वाइव कर पा रहा था, 20 पे भी जिंदा है, 30 पे भी जिंदा है, 40 पे भी जिंदा है। जो लंबा टेम्परेचर रेंजेस को भी झेल जाए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरिथर्मल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ और वो मर जाएंगे। मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रह रहा है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो मर गया, अगर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो मर गया। मतलब कि वो बिल्कुल भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को झेल नहीं पाया, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर ही वो सर्वाइव कर पाता है। तो ये हो जाएगा स्टीनोथर्मल एनिमल्स, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द यूरिथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरिथर्मल टॉलरेट कर पाते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, स्टीनो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेंसिटिविटी शो करते हैं, मतलब ये टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव नहीं है, इन्हें टेम्परेचर से इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये सर्वाइव कर जाते हैं। स्टीनोथर्मल बहुत हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा ही बदलाव हुआ ऑर्गेनिजम्स की हालत खराब हो जाएगी, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव आल्सो। तो ये हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टीनोथर्मल, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर हम जिस हिसाब से भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुन रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है अर्थ के ऊपर, ऐसे में क्या आगे आने वाले समय में या आज भी काफी सारे ऑर्गेनिज्म सफर करते होंगे बच्चों? देन ऑफ कोर्स यस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स में रहते हैं, ठीक है। दे लिव इनसाइड अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर एंड if the global warming will be seen continuously, there will be depletion of the ice resources or ice habitats. It will be turning into water and they will find difficult to survive, ठीक है। और इसके कारण से काफी सारे organisms are going to the extinction road। उन्होंने एक ऐसा पाथवे पकड़ लिया है जहां पर वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं अब, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स नहीं कर सकते। That could be achieved only by the human inputs, isn't it? So these are some of the things which we have seen about the temperature. तो टेम्परेचर के बारे में जो भी मैंने आप लोगों को बताया, इसके बारे में क्विकली एनसीईआरटी क्या बोल रही है ये भी रीड कर लेते हैं। टेम्परेचर इज मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, सबसे ज्यादा रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर ही है। यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड विल वेरी सीजनली, जैसे कि ठंड में कम होगा, गर्मी में ज्यादा होगा, बारिश में मॉडरेट होगा, वैसे इट विल बी वेरिएबल, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे कि हमने देखा इक्वेटर से हम जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर कम होते जा रहा था कॉर्नर्स पे। फ्रॉम द प्लेन टू द माउंटेन टॉप, नीचे नीचे रहोगे टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम, ठीक है। ऐसा हमने अभी रिसेंटली नोटिस किया था, ये जब मैंने नोटिस किया था व्हेन आई वाज हियर इन कोयम्बटूर and then we went to Ooty. Ooty is located on the hill. Coimbatore is not located on the hill, it is downside, ठीक है, नीचे है जमीन पर। Her temperature was very high, बहुत ज्यादा गर्म था। When जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए टेम्परेचर बहुत कम हो गया, स्वेटर्स की रिक्वायरमेंट आनी पड़ी। मतलब कि जैसे प्लेन एरियाज की बात करते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होता है और टॉप ऑफ माउंटेन या माउंटेन हिल्स टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
It ranges from sub-zero level in polar areas in high altitude, more than 50 डिग्री सेल्सियस in tropical deserts in summer. मतलब टेम्परेचर जो होते हैं बच्चों वो पोलर एरियाज में it is going to be less than 0 degree Celsius, and in the tropical desert areas जो कि इक्वेटर के नजदीक हैं, the temperature can be more than 50 degrees Celsius also, which is a very high temperature. A temperature sufficient जिससे कि अर्थ के ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाए. 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर अगर आता है तो ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. There are however unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents, जिन दोनों की मैंने आप लोगों को फोटोग्राफ्स दिखाए थे. ये देखो, हॉट थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी वेंट्स. ठीक है, डीप सी वेंट्स जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले होते हैं. ओके, सो हाइड्रोथर्मल वेंट्स एवरेज टेम्परेचर विल एक्सीड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. कुछ ऐसे जगह है जहां टेम्परेचर नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा है, जिसमें कि हमारे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी काउंट होते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स भी काउंट होते हैं. 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर प्रेजेंट होता है इन जगहों पर. इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज कैनॉट ग्रो इन कनाडा, जर्मनी. ये हम देख चुके हैं. स्नो लेपर्ड्स केरला में नहीं पाए जाएंगे. टूना फिश बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स ओशन में नहीं पाई जाएगी. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आप सब लोगों को. अब हम कुछ और यूनिथर्मल और स्पिनोथर्मल जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में. You can readily appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetic of enzymes and through the basal metabolism. मतलब कि अगर मैंने कहा हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी के सभी जो है बच्चों, इनके अंदर इन द लिविंग सिस्टम देयर इज नो रिएक्शन व्हिच इज नॉट कैटलाइज्ड. हर रिएक्शन बायो कैटलिस्ट के द्वारा कैटलाइज होती है. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं आर कैटलाइज्ड. ठीक है. and enzymes are catalysts. Okay, enzymes are catalysts. ठीक है. and if enzymes work then metabolic activity will be okay, then metabolism will be okay. Okay, चलिए अब मुझे बता दो इस लाइन का मीनिंग समझ में आया सबको. तो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ये सब टेम्परेचर के ऊपर बहुत अफेक्ट होते हैं क्योंकि एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं और एंजाइम्स टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिविटी शो करते हैं. ठीक है. जब आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में तो आपने देखा था एंजाइम्स एक्टिविटी विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है. ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम रहेगी एंड डिक्रीजिंग एंड द बेल शेप कर्व वाज ऑब्टेन्ड. राइट. ये बेल शेप कर्व क्या इंडिकेट करता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स एक्शन करते हैं और इससे ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम है, इससे कम होता है तो भी प्रॉब्लम है. A few organisms can tolerate and thrive in wide variety of temperatures. इनको हम यूथर्मल बोलते हैं. पर काफी सारे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाते हैं, इनको हम स्टीनोथर्मल बोलते हैं. The level of thermal tolerance of different species determine to large extent their geographical distribution. Can you think of few eurythermal and strenothermal animals and plants? Okay, हम एग्जाम्पल में लिखे थे. देखो इस वाले में नहीं लिया मैंने. तो यूरिथर्मल एंड स्टीनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स के आप थोड़े से एग्जाम्पल्स कलेक्ट करो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि क्या क्या एग्जाम्पल्स इसके होने चाहिए. एक दो एग्जाम्पल्स. ठीक है. दिस इज योर टास्क टू डू इन योर after work, after just watching the lecture. So this is all students. Okay. इसके बाद जो, sorry for the sound.
सो इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है वो हमारा है वाटर। इसको मैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करूंगी। आज मैंने टेम्परेचर तक आप लोगों को पढ़ा दिया है एबायोटिक फैक्टर के अंदर। आई वांट यू ऑल टू रिवाइज दिस पोर्शन फ्रॉम द एनसीईआरटी आल्सो एंड टेल मी वेदर यू गेट एवरीथिंग और नॉट, सिंस आई एम ट्राइंग टू डिलीवर दीज ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ पॉसिबल इमेजेस, ताकि ये चैप्टर इमेजिनेबल हो, अदरवाइज ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो बाय एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and my channel's name now is Biology by Amrita Rawal, so that it could be discoverable easy. ठीक है, और बायोलॉजी आगे इसलिए लिखा ताकि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी सर्च करते हैं उनके थोड़ा इजी टू लोकेट हो। सो बाय एंड टेक केयर।